ओके बॉस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो जिस हिसाब से देख रहा है उनके हिसाब से उनको विश कर रहा हूँ। यस, चलो सबसे पहले तो कल का जो सेशन था वो आपने अच्छे से रिवाइज करके रिमाइंड किया है क्या? दिमाग में बराबर से चीजें आ गई क्या? बताएंगे प्लीज। कल जो जो हमने पढ़ा वो पढ़ेंगे। यस, आई नो कि बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरे को होमवर्क सेंड किया है ग्रुप के ऊपर, बट स्टिल आई वांट टू आस्क यू दैट हैव यू रिवाइज्ड यस्टरडे सेशन? आदित्य, अनुष्का, अथर्व दोनों, अवंतिका, दुर्गा, गायत्री, गायत्री दोनों, हर्ष, गीता, हिमांशु, दिनिशा, नेहा, प्रज्वल, आई कैन सी, रुचा, साहिल, सेजल, श्रुति, प्रणीता, विक्रम। जितने भी स्टूडेंट्स कल थे उन्होंने रिवाइज किया है तो बहुत अच्छी बात है, डोंट वरी। आज तो मैं इनिशियली आपको वो रिवाइज करा के दूंगा, डोंट वरी। बट स्टिल मेरा पूछना काम है कि आपने वो रिवाइज किया कि नहीं, ठीक है? ओके, यस, चलो ध्यान से अभी सब लोग ध्यान देंगे। yesterday we had discussed many of the things about इनकम टैक्स। जैसे कि बेसिक से अगर स्टार्ट करूं तो इनकम टैक्स एक्ट कब आया रे अपने इंडिया में सबसे पहले? चलो फटाफट बताएंगे। सबसे पहले इंडिया में एक्ट कब आया? 1860 एक्ट बोल रहा हूँ मैं, एक्ट इंडिया में कब आया? 1961 और इंडिया में सबसे पहले कब आया बोलेंगे? 1860 1860, वेरी गुड। एनुअल फाइनेंस एक्ट जो भी होता है फाइनेंस बजट को कौन अनाउंस करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अच्छा, फाइनेंस बजट तो अपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब, अभी जो फिलहाल मैडम है साहब नहीं बोल सकते, वो अनाउंस करते हैं। अपने फाइनेंस मिनिस्टर का नाम क्या है बाय द वे, बताएंगे? निर्मला सीतारामन। निर्मला सीतारामन। इनकम टैक्स एक्ट आया एक्चुअली 1961 के अंदर, बट रूल्स कब आए रे? बोलो, रूल्स कब आए? 1962। 1962, वेरी गुड, वेरी गुड। देन अगर और भी बेसिक से बात करूं तो दो टाइप के टैक्सेस हम लोगों ने देखे थे, याद आ रहा है? कौन से कौन से दो टाइप के टैक्सेस बोलो ना? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स ये डायरेक्टली पर्सन के इनकम के ऊपर लगाया जाता है और गवर्नमेंट उसे डायरेक्टली कलेक्ट करती है। एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस? बोलो, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। ये सर नो एग्जांपल क्या बताया था बोलेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल जीएसटी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पावर टू लेवी टैक्सेस, किसके पास पावर है रे? टैक्स लेवी करने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, वेरी गुड। कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है बोलो, मेक इट फास्ट। आर्टिकल 246। 265।
246 में 7 शेड्यूल में लिस्ट है, 265 में पावर दी हुई है। ओके, तो कितनी लिस्ट हम लोगों ने कल देखी थी? बोलो फटाफट, कितनी लिस्ट देखी थी? 3। कौन सी कौन सी? Union list, state Union list, list, Union, list and state concurrent. and concurrent list. वेरी गुड। यूनियन लिस्ट में किसके पास पावर दी है टैक्स के लॉज बनाने की? Parliament. Parliament. Parliament, स्टेट लिस्ट में किसको पावर दी है? state State legislature, Legislature. एंड कॉन्करेंट लिस्ट में किसको पावर्स दी है? दोनों Parliament. को, and state. Parliament दोनों। and state legislature. वेरी गुड, लवली। अच्छा, प्लीज आपका आंसर जैसे भी डिक्टेट हो जाता है आप तुरंत आपका जो ऑडियो है वो म्यूट कर देंगे, ठीक है? ओके, ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया के अंदर हम लोगों ने कल कंपोनेंट्स देखे। हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर इन इनकम टैक्स लॉ? कितने कंपोनेंट्स है? बोलो। 5 components. 5 components है। Component number 1 Income Tax Act, Component number 2 Annual Finance Act, 3 Income Tax Rules, 4 Circulars and Notifications, and 5th is Legal Decisions of Courts। सही है? Perfect एकदम? Yes or no? बोलेंगे। Clear एकदम? बताएंगे? सबको Yes, sir. आवाज एकदम? Very good, very good, very good, very good। चलो, इनकम टैक्स एक्ट में कितने सेक्शंस है? कितने सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट में? 298। सही है? बराबर। हर सेक्शन के बाद में सब सेक्शन होता है, सब सेक्शन के बाद में क्लॉजेस होते हैं, क्लॉजेस के बाद में सब क्लॉजेस होते हैं, सब क्लॉजेस के बाद में प्रोविजंस होती है, प्रोविजंस के बाद में एक्सप्लेनेशन होता है। यस, ये था अपना इनकम टैक्स एक्ट। देन फिनेंस एक्ट। फिनेंस एक्ट में हम लोगों ने 4 पार्ट्स पढ़े थे, बराबर है? फिनेंस एक्ट में हम लोगों ने 4 पार्ट्स पढ़े थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 1 में किसके रेट्स दिए हुए रहे? कौन से ईयर के? बोलो। पार्ट 1 में कौन से ईयर के रेट्स दिए हुए हैं? मेक इट फास्ट। Current year. Assessment year. असेसमेंट ईयर। Assessment Current year. assessment year. पार्ट 2 में कौन से रेट्स दिए हुए हैं? TDS. TDS. के rates दिए हैं। पार्ट 3 में क्या दिया हुआ है? Salary deducting. सैलरी Tax और deducting from salary. टैक्स जो भी है सैलरी के ऊपर कैसे कंप्यूट करने का और एडवांस टैक्स का कंप्यूटेशन कैसे करने का, वो पार्ट 3 में दिया हुआ है। पार्ट 4 में क्या दिया है? नेट एग्रीकल्चरल इनकम हमको कैसे कंप्यूट करनी है। परफेक्ट है? चलो आगे बढ़ते हैं। इनकम टैक्स रूल्स। इनकम टैक्स रूल्स आए 1962 के अंदर और पूरा के पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है उसका? CBDT। चलो इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी सी। अभी जो अपने कंट्री का, ध्यान से सुनना ऑल ऑफ यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। अपने कंट्री का जो भी एक डिपार्टमेंट है जिसको मैं बोलूंगा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। कौन सा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। उसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स उन्होंने बना के दिए हुए हैं। अभी सर ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू होता क्या है? ये रेवेन्यू माने सरकार की आमदनी, सरकार की कमाई, सरकार की इनकम जो उन्हें देश चलाने के लिए लगानी पड़ती है या निकालनी पड़ती है, राइट? तो उसके अंदर उन्होंने 2 बोर्ड खोल के रखे हैं इंपॉर्टेंट तरीके वाले। कितने बोर्ड्स? 2 बोर्ड्स। पहला बोर्ड है CBDT एंड दूसरा बोर्ड है CBIC। कितने बोर्ड्स बताए मैंने आपको? 2 बोर्ड्स बताए। पहला बोर्ड कौन सा है? CBDT। दूसरा बोर्ड है CBIC। सर CBDT का फुल फॉर्म तो हमें पता चल गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो कि गवर्नमेंट ही बनाती है, जो कि एडमिनिस्टर करता है किसके ऊपर? डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर। किसके ऊपर? डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन जो करता है उस बोर्ड को हम बोलते हैं CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सर दूसरा बोर्ड आपने बताया CBIC। सर CBIC का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। आई रिपीट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ये सेकंड बोर्ड का नाम है। ये किसके ऊपर एडमिनिस्टर करता है? हर इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर और कस्टम्स के ऊपर। कस्टम्स कल अपन ने थोड़ी सी बात की थी इसके ऊपर, याद आ रहा है?
इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर जो ड्यूटीज लगती है उसे हम कस्टम्स ड्यूटी बोलते हैं। तो ये दोनों ही कंपोनेंट्स अपने सीबीआईसी एडमिनिस्टर करती है। दोनों डिपार्टमेंट समझे आपको, बताएंगे यस और नो? परफेक्ट है ऑल ऑफ यू। सीबीडीटी एज वेल एज सीबीआईसी, मैंने दो डिपार्टमेंट्स आपको बताए, बराबर। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत एस्टेब्लिश किए जाते हैं, बराबर। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जस्ट अ मिनट। यस, अब इसके अंदर क्या दिया है देखना। सीबीडीटी इज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ द एक्ट। सीबीडीटी के पास में रूल बनाने की क्या है, पावर है, बराबर। और इनकम टैक्स एक्ट 1961 को उसको प्रॉपर एडमिनिस्टर करने के लिए सीबीडीटी टाइम टू टाइम रूल्स बनाते रहती है। सीबीडीटी टाइम टू टाइम रूल्स बनाते रहती है, बराबर। नेक्स्ट, these rules are collectively called as income tax rules 1962। इतना आपको याद रखना है, इन रूल्स को क्या बोलेंगे हम कलेक्टिवली, इनकम टैक्स रूल्स 1962। ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने कल बात की थी इसके बारे में, सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस के बारे में। ये सर्कुलर्स किसके ऊपर बाइंडिंग होते हैं रे, कल बताया था, बोलो किसके ऊपर, बोलो ना प्लीज। सर्कुलर्स, बोलो बोलो बोलो। डिपार्टमेंट दैट इज इनकम टैक्स ऑफिसर्स, बराबर है, इनके ऊपर क्या होते हैं, सर्कुलर्स पूरे लागू हो जाते हैं। व्हाइल सच सर्कुलर्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन द एसएससी, दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ बेनिफिशियल सर्कुलर्स। ये सर्कुलर्स एसएससी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं, बाइंडिंग नहीं होते हैं। एसएससी चाहे तो उन सर्कुलर का फायदा उठा सकती है, कैन टेक बेनिफिशियल एडवांटेज। देन नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन दोनों के ऊपर होते हैं, इसके ऊपर असेसिंग ऑफिसर एज वेल एज असेसी। आई रिपीट, असेसिंग ऑफिसर एज वेल एज असेसी के ऊपर वो दोनों बाइंडिंग होते हैं, दोनों के ऊपर बाइंडिंग होते हैं क्या, नोटिफिकेशन। केस लॉज, केस लॉज आर गिवन, जो डिसीजंस होते हैं वो कोर्ट्स देती डिसीजन। कल बताया था मैंने आपको, अपने किसका साहिल का एग्जांपल लिया था, 5 करोड़ की इनकम है लेकिन दिखाई कितनी है, 3 करोड़ ही है, बराबर। वो एक एग्जांपल मैंने कनेक्ट करके दिया था। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये डिपार्टमेंट भी सब सोर्सेज से आपकी इनकम पता करती है। डिपार्टमेंट पूरा से बोलते हैं ना, हर एक एंगल से आपकी इनकम को डिराइव करती है, एंड अकॉर्डिंगली वो आपको बताती है कि उनके हिसाब से आपकी इनकम कितनी हो रही है। एंड देन अकॉर्डिंगली आप भी वो जनरली प्रिटेंड करने की कोशिश करते हो, डिफेंड करने की कोशिश करते हो कि नहीं मेरी इनकम इतनी है। जैसे कल साहिल ने किया था, वो बता रहे थे कि मेरी इनकम 3 करोड़ ही है, आपने तो खामखा मेरी इनकम को 5 करोड़ शो किया हुआ है, वगैरह वगैरह। तो फिर जो वो वार्तालाप होता है उसे हम लोग केस का नाम देते हैं। तो वो केस का डिसीजन कौन देता है, कोर्ट्स देती है, कोई भी कोर्ट्स, भले वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बताएंगे? परफेक्ट है, यस और नो? Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। Sir, यस यस प्लीज प्लीज, हाँ बोलो। sir, the final verdict is a case law, no? फाइनल वर्डिक्ट इज द केस, परफेक्ट। Final verdict. या फाइनल वर्डिक्ट, फाइनल वर्डिक्ट, क्लियर। The working will not come into case law, right? मतलब बराबर है ना। okay, fine. तो देखो वैसे भी आपको इस लेवल पे केस लॉ नहीं पढ़नी, नीचे आपको मैं वही नोट लाइक कॉन्सेंट्रेट कर रहा था उस नोट के ऊपर। नीचे एक नोट दिए देखो, केस लॉज आर डेल्ट विद एट फाइनल लेवल। कौन से लेवल पे दी जाएगी आपको केस लॉज, फाइनल लेवल के अंदर। इज दिस क्लियर बॉस, बताएंगे यस और नो? So, परफेक्ट है, सबको समझा है यहाँ तक? ओके चलो अभी कॉन्सेंट्रेट करेंगे अगला पड़ाव जो है अपना लेवी ऑफ इनकम टैक्स के बारे में। मैं उसको हाईलाइट करना चाहूंगा, लेवी ऑफ इनकम टैक्स। अभी इनकम टैक्स को लेवी करने की और कलेक्ट करने की पावर अपने आर्टिकल 265 में दी है पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को। बट किस किस के ऊपर वो लगाया जाएगा, किस किस के ऊपर वो लगाया जाएगा एंड ऑल, ये सब अपने को यहाँ पे देखना है, ठीक है? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइक बोलते हैं ना कॉन्सेप्ट है, and I want you to concentrate on this on a very high level. ध्यान से, income tax is levied on total income of previous year of every person। मैंने कल बताया था आपको, याद रखना। हम इनकम अर्न करते हैं प्रीवियस ईयर में और उसके ऊपर हम टैक्स पे करते हैं कौन से ईयर में, बोलो ना प्लीज, अच्छा लगेगा मुझे। कौन से ईयर में टैक्स पे करते हैं?
असेसमेंट ईयर में, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। इनकम टैक्स हम असेसमेंट ईयर में पे करते हैं। ये बोलता है सेक्शन 4। आगे, अ पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, फर्म, कंपनी, एक्सेट्रा। ये जो एवरी पर्सन है ना, एवरी पर्सन, वो एवरी पर्सन को उन्होंने कई सारे हिस्सों में बांट दिया है। एवरी पर्सन में कोई भी आ सकता है, कोई भी। कौन कौन आ सकता है एवरी पर्सन में, बोलो। सबसे पहले तो कौन आएगा, लेट्स से इंडिविजुअल आएगा, बराबर। इंडिविजुअल के बाद में एचयूएफ आएगा, एचयूएफ के बाद में फर्म भी आ सकती है, एलएलपी भी आ सकता है, कंपनी भी आ सकती है, एओपी बीओआई भी आ सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ये कौन हो गए, ये हो गए पर्सन। अपने एक्ट के अंदर हर पर्सन की जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स लेवी किया जाए। तो सर सवाल ये उठता है, हर पर्सन कौन है? तो वही तो मैंने आपको बताया, ये इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एलएलपी, कंपनी, एओपी बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव, सब आ गए उसमें। इज दिस क्लियर? यस और नो बताएंगे। परफेक्ट है सबको, बोलो ना, सबको समझा है? आई नीड योर रिस्पॉन्स। यस, फटाफट से रिस्पॉन्स करेंगे। वेरी गुड, श्रुति, प्रज्वल, जिनिशा, हर्ष, गायत्री, दोनों, दुर्गा, सब लोग फटाफट रिस्पॉन्ड करेंगे। आगे चलता हूँ। यस सर। यस, वेरी गुड। टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल मैंने पॉइंट नंबर 1 में डाला हुआ है। तो हम जो भी इनकम अर्न करते हैं वो इनकम हमारी ग्रॉस रहेगी क्या नेट रहेगी? तो जाहिर सी बात है, हम पहले तो ग्रॉस इनकम निकालेंगे। हम सबसे पहले कौन सी इनकम निकालेंगे? ग्रॉस इनकम। देखना अच्छे से स्क्रीन के ऊपर, हम पहले ग्रॉस इनकम निकालेंगे, उसमें से कुछ अपने को डिडक्शंस दिए जाएंगे एक्ट के द्वारा, एंड फिर अपने ये डिडक्शंस उसमें से लेस करके हमारी नेट इनकम आएगी, और ये नेट इनकम के ऊपर हमारे को टैक्स पे करना होता है। तो चलो रीड करते हैं क्या दिया उन्होंने, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना। इनकम टैक्स इज लेविड ऑन assessee's टोटल इनकम and such total income has to be computed as per the provisions contained in Income Tax Act 1961. ऐसा कभी हो सकता है क्या, आपके मन में आया इस साल मेरे को 2 करोड़ रुपए इनकम दिखाने की है, हालांकि आपने 10 करोड़ रुपए कमाया है? हो सकता है क्या? करते बहुत से लोग, लेकिन एक हद तक वो एक्सेप्टेबल है, एक हद से ज्यादा नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट आपके ऊपर नजर रख रहा है। यू आर अंडर द सर्वेलेंस ऑफ इनकम टैक्स, और वो आपकी हर एक्टिविटी के ऊपर नजर रखता है, बराबर। तो जो आप इनकम शो करने वाले हो, जाहिर सी बात है। अच्छा, मेरे 2 सवालों का जवाब देना, ध्यान से, मेरे 2 सवालों का जवाब देना ध्यान से। आई वॉन्ट यू टू आंसर दिस। हमें अगर एज एन असेसी सोचना है, असेसी, असेसी बोले तो टैक्स पेयर, सही है क्या? बोलो इस और नो। असेसी बोले तो कौन? Yes, sir. एज अ टैक्स पेयर हम ज्यादा टैक्स भरना पसंद करेंगे या कम? मुझे आंसर चाहिए। कम। कम। बराबर है, देखो कितने शातिर हो तुम। देखो अभी दूसरा सवाल तुरंत आप जवाब में चेंज कर दो। और अगर मैं वही डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो डिपार्टमेंट हमसे ज्यादा टैक्स वसूल करना चाहेगी या कम? ज्यादा। जाहिर सी बात है। ज्यादा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमको बिठाना पड़ेगा, और इसी के लिए तो हम लोगों की वैल्यू है, सीए लोगों की, हाँ या ना, बराबर ना? नहीं तो तुम बोलेंगे एसएससी हमेशा कम इनकम दिखाएगा तो उसकी टैक्स पेबल की अमाउंट भी कम आएगी। डिपार्टमेंट हमेशा ज्यादा इनकम टैक्स अपने से एक्सपेक्ट करेगा तो उसका रेवेन्यू हमेशा ज्यादा ही होगा। इसका कॉम्बिनेशन बिठाना अपने को है, सीए लोगों को है, बराबर। और इसी के लिए हम लोग एक वर्ड हमेशा यूज करते हैं, हम हमेशा सुनते हैं एक वर्ड को, एंड दैट इज नथिंग बट टैक्स प्लानिंग। क्या है वो वर्ड? बोलो बोलो बोलो, क्या वर्ड है? टैक्स प्लानिंग। टैक्स को प्लान करना पड़ता है, और ये टैक्स प्लानिंग के लिए तो हमें अच्छा खासा पैसा मिलता है सीए कम्युनिटी को, बराबर। चलो आगे बढ़ता हूँ ध्यान से। Now let us go step by step to understand the procedure for computation of income for individual for the purpose of levy of income tax. हमें सीए इंटर लेवल पे उन्होंने सिर्फ इंडिविजुअल का ही टैक्सेशन रखा हुआ है, कंपनी का, फर्म का, एसोसिएशन, मतलब ये जो अलग अलग एंटिटीज है उनका टैक्सेशन नहीं रखा हुआ है।
कंपनी का टैक्सेशन अपने को नेक्स्ट लेवल में फाइनल लेवल, फर्म का टैक्सेशन फाइनल लेवल में, सिर्फ उसके रेट्स वगैरह अपने को दे दिया है, बाकी कंप्यूटेशन अपने को सीए इंटर लेवल पे नहीं दिया हुआ है। तो इंडिविजुअल के बारे में हम लोग बात करें। सबसे पहली स्टेप है उस इंडिविजुअल का पहले तो रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना होता है। सर अब ये क्या नया झमेला है? झमेला नहीं है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको बराबर से मैं दिखा देता हूँ आपको। रेसिडेंशियल स्टेटस, ये रेसिडेंशियल स्टेटस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है सर? वही तो निकालेगा कि आपकी इनकम कितनी होगी, ये समझा क्या? बोलेंगे स्टेटस डिफाइन करेगा कि आपकी इनकम कितनी होगी। तो अभी इंडिविजुअल के हिसाब से स्टेटस क्या है वो आपको मैंने बराबर से सब निकाल के दिया हुआ है, ध्यान से देखना सब लोग, अच्छे से कंसंट्रेट करना। ये देखिए, रेसिडेंशियल स्टेटस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसमें दो है, एक है रेसिडेंट, एक है नॉन रेसिडेंट। आई रिपीट, एक है रेसिडेंट, एक है नॉन रेसिडेंट। सर रेसिडेंट में और दो टाइप है, एक है आरओआर, दूसरा है आरबीएनओआर। मैं शॉर्ट फॉर्म आपको याद करवा दूंगा सो दैट आपको लॉन्ग फॉर्म बाय याद का गेम हो जाए। एक क्या है आरओआर? सर आरओआर का फुल फॉर्म आपकी स्क्रीन पे ये, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सर आरबीएनओआर का फुल फॉर्म रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अभी ये हम डिटेल में समझने वाले हैं क्योंकि इसका एक चैप्टर पढ़ना है अपने को, स्पेसिफिकली एक चैप्टर बना के दिया है, सेपरेट चैप्टर दे हैव गिवन फॉर अस। तो अभी पूरा के पूरा तो इसमें नहीं बता सकता ना मैं, सिर्फ आपको मैं बता सकता हूँ कि रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी निकाली जाए। और रेसिडेंशियल स्टेटस में कितने टाइप है बेसिकली? तो एक है रेसिडेंट, एक है नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट में और दो प्रकार है, कितने? रेसिडेंट में और दो प्रकार है, एक है आरओआर और एक है आरबीएनओआर। आरओआर का फुल फॉर्म क्या है रे? चलो तो बताओ तो आप लोग, आरओआर का फुल फॉर्म क्या है? बोलो ना, व्हाट इज आरओआर? Resident and ordinary resident. Very good, resident and ordinary resident. And what is RBNOR? बोलो 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 बोलो, what is RBNOR? Resident but not ordinary. हाँ, resident but not ordinarily resident, ये है RBNOR का फुल फॉर्म। तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी के लिए अलग टैक्स की प्रोविजन से, आरबीएनआर के लिए अलग टैक्स की प्रोविजन से, नॉन रेसिडेंट के लिए अलग टैक्स की प्रोविजन से। और ये कौन है सर? डीम्ड रेसिडेंट, इसको कनेक्ट करके दिया है इधर आरबीएनआर, उसको अपन डीम्ड रेसिडेंट भी बोल सकते हैं, इतना आपको याद रखना। और ये किसके लिए मालूम है? ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है। किसके लिए है? ओनली फॉर इंडिविजुअल। कंपनी के लिए अलग है, फर्म के लिए अलग है, एलएलपी के लिए अलग है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए अलग है, सबके अलग है। हम फिलहाल सिर्फ इंडिविजुअल की बात करें। ओके, आगे चलता हूं, ध्यान से सुनना फिर आगे। तो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था द रेसिडेंशियल जो स्टेटस होता है उसका डिटर्मिनेशन के अंदर क्या क्या दिया है, देखते हैं। द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन हैज टू बी डिटरमाइंड टू असर्टेन व्हिच इनकम इज टू बी इंक्लूडेड इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम। कौन सी इनकम कंप्यूट करने के समय इंक्लूड करनी पड़ेगी, कौन सी इनकम एक्सक्लूड करनी पड़ेगी, ये कैसे निकाला जाएगा? स्टेटस के हिसाब से निकाला जाएगा। आई रिपीट, कैसे निकाला जाएगा? स्टेटस के हिसाब से निकाला जाएगा। एंड द रेसिडेंशियल स्टेटस एज पर इनकम टैक्स एक्ट कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर व्हिच वी हैव ऑलरेडी सीन। ये डायग्राम के थ्रू सबको समझा? बताएंगे यस और नो? क्लियर है ऑल ऑफ यू? बोलो ना। स्टेप नंबर 1 सबको समझी है? टू डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस। स्टेप नंबर 1 क्या है? टू डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस। एंड स्टेप नंबर 2 इज क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स। सर डिफरेंट हेड्स माने बहुत सारे हेड्स है क्या? द आंसर इज नो, बहुत सारे नहीं है, सिर्फ 5 हेड्स है। कितने हेड्स है? मजा आएगा, ध्यान देना पूरा ऑल ऑफ यू। कितने हेड्स है? रिपीट, हाउ मेनी हेड्स आर देयर? ओनली 5 हेड्स। 5 heads. 5 हेड्स। Heads. सिंपल तरीके से एग्जांपल दूंगा, फटाफट से दिमाग में डाल दूंगा।
पूरा कॉन्सेंट्रेट करना। पहले हेड का नाम क्या है सर? सिंपल, इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरे हेड का नाम क्या है सर? HP, दैट इज हाउस प्रॉपर्टी। तीसरे हेड का नाम क्या है सर? बिजनेस एंड प्रोफेशन। फोर्थ हेड का नाम क्या है सर? कैपिटल गेन। फिफ्थ हेड का नाम क्या है सर? अदर सोर्सेस। 5 हेड मैंने आपको बताया। कितने हेड्स है? 5 हेड्स। पहला सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। सर पांचों में बाइफरकेट कैसे करने का? बताता हूँ ना, तुम क्यों लोड लेते हो यार, बताता हूँ ना, सिंपल है। सबसे पहले एग्जाम्पल, अभी एक मोहतरमा है अपने क्लास के अंदर जिनका नाम है अवंतिका। अवंतिका मैम सीए हो गई, सीए होने के बाद में अच्छी अर्निंग करने लग गई, तो पैसा बढ़ा तो बहुत चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है और आदमी को एक उम्मीद लग जाती कि मेरे पास और पैसा बढ़े और पैसा बढ़े और पैसा बढ़े। तो ठीक उसी ट्रैक पे अपनी अवंतिका मैडम थी। अवंतिका ने क्या किया, सीए होने के बाद में, सीएस होने के बाद में CWA मस्त डिग्रीज ले ली और उनको ऑफर्स आ गई प्लेसमेंट के लिए। तो लाइक एक कंपनी आप जानते हो, टाटा, रतन टाटा साहब की कंपनी, उनसे उनको ऑफर आई। मीटिंग वीटिंग हुई, सब कुछ इंटरव्यू हुआ, तो मैम को लाइक से 30 लाख रुपीज का पैकेज ऑफर हुआ। 30 लाख, ठीक है। तो जैसे जैसे मैम पैसा कमाने लग गई, तो मैम को जो पैसा मिल रहा था अपने अवंतिका मैम को, तो जो टाटा कंपनी उनको पे कर रही थी वो थी सैलरी। तो अवंतिका उनके कंप्यूटेशन में सैलरी दिखाएगी 30 लाख रुपीज। ये समझा क्या? बताएंगे यस और नो। इनकम फ्रॉम सैलरी, क्योंकि अवंतिका की इनकम कहाँ से हो रही है? सैलरी से हो रही है, उनको सैलरी मिल रही है। हाँ या ना? समझा? बोलो। परफेक्ट है? सबको समझा? आई नीड योर रिस्पॉन्स फटाफट से। हाँ सर। ओके, दूसरा ध्यान से। हाँ, कुछ सालों बाद में, लेट से 3-4 साल बाद में, मैम के पास में अच्छा खासा पैसा हो गया, तो मैम ने क्या किया, उनके नाम पे घर खरीद लिया। और एक नहीं, 2-3 घर खरीद लिए, छोटे बड़े अलग अलग सिटी में, ऐसा उनका कैलकुलेशन करके उन्होंने घर खरीदे। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, कोई तो एक ही घर में वो रहेगी, है कि नहीं? लेट से मैम रहती थी मुंबई के अंदर। मुंबई के अंदर एक अच्छा खासा फ्लैट लेके मैम रहती थी, और उन्होंने 2 जगह घर लिए थे, एक पुणे और एक हैदराबाद। और ये दोनों घर उन्होंने रेंट पे चढ़ा दिए थे। तो इससे जो उनको रेंटल इनकम हो रही है, वो कौन से हेड में जाएगी? बोलो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सबको लिंकअप हो रहा है क्या? बताएं यस सर। परफेक्ट है। वो इनकम कहाँ जाएगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा, अभी मैम का और इंटरेस्ट बढ़ने लगा, तो मैम ने क्या किया मालूम है अवंतिका ने? कि एक बिजनेस के अंदर अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो उस बिजनेस से जो भी उनको इनकम आएगी वो कौन से हेड में जाएगी? दैट विल बी अंडर प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। बात यहाँ पे ही नहीं रुकी, बात और आगे बढ़ रही थी। मैम ने कुछ प्लॉट्स भी खरीद के रखे थे। क्या प्लॉट्स? कुछ शेयर्स भी खरीद के रखे थे, बराबर। तो इनसे जो उनको रिटर्न मिल रहा था वो जाएगा कैपिटल गेन के अंदर, क्योंकि ये जो प्लॉट्स लेके बेचना ये जो इनकम जनरेशन हो रहा था, अवंतिका को वो इनकम दिखानी पड़ेगी अंडर कैपिटल गेन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारे शेयर्स पे उनको डिविडेंड मिलता था। क्या मिलता था? डिविडेंड। या उन्होंने लॉटरी में भी पैसा डाला हुआ था, तो लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, इसमें भी वो पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ती थी। और इनसे जो भी इनकम उनको होती थी, दैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। पांचों हेड्स का थोड़ा नॉलेज आया क्या? बताएंगे थोड़ा सा, पूरा तो ऑब्वियसली इतने से समय में नहीं आएगा, थोड़ा नॉलेज आया है, बताएं ऑल ऑफ यू। ऑल Yes, ऑफ यू sir. यस। अच्छा, सबसे पहले फिर से कनेक्ट करके देता हूँ, कितने हेड्स है अपने इनकम टैक्स में? बोलो फटाफट, कितने हेड्स है? हाउ मेनी हेड्स आर देयर? बोलो ना। 5 हेड्स। पहली हेड का नाम क्या है? फर्स्ट हेड। बोलो बोलो फटाफट। फर्स्ट हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। ये 5 हेड्स फिक्स है, ये चेंज नहीं होंगे, फिक्स है ये।
आपको यही पढ़ना है, और ये 5 हेड के 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। फ्रेंकली ये 5 हेड के 5 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। पहला सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी दैट इज प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। ये 5 हेड आपको पढ़ने हैं और ये पांचों हेड के अलग अलग चैप्टर्स बना के दिए हैं। आर यू गेटिंग दिस? बोलेंगे परफेक्ट है? यस और नो बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर Yes, sir. आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर हाँ बोलो प्लीज। एनी डाउट? सर एक डाउट था पूछो ना, बहुत अच्छी बात है यार। सर, वो म्यूचुअल फंड और उसपे जब हम लोग सेल करते हैं ना किसका भी फंड, तो उसपे जो हम लोग को टैक्स लगता है ना जब हम सेल करते हैं, तो वो किसमें कैटेगराइज होगा, कैपिटल गेन्स में या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज? बात है यार, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा आपने अभी। म्यूचुअल फंड जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ना, बराबर है, दैट इज यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड इज ऑलवेज योर कैपिटल एसेट, एंड दैट विल बी कंप्यूटेड इन कैपिटल गेन। खत्म। और उस पे जो डिविडेंड मिलता है, सुनना अच्छे से, उस पे जो डिविडेंड मिलता है वो अदर सोर्स में जाएगा। क्लियर? परफेक्ट है? ओके सर। वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन। मतलब सर जो सेल करके हम लोग को मिलता है वो कैपिटल गेन्स में होगा, और उस जो पे जो हम लोग रिटर्न को मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, कमीशन, डिविडेंड, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। वेरी गुड, समझा। व्हाट इज योर नेम? गुड नेम? रत्नाकर सर। Very good, a nice question. Very good, lovely, super.